हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डीएसएमएस का थर्ड चैप्टर बेल्ट जॉइंट स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने बेल्ट जॉइंट के कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स कवर किए थे। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बेल्डिंग की डेफिनेशन, उसके बाद देखा था बेल्डिंग की प्रोसेसिंग यानी बेल्डिंग की प्रक्रिया, उसके बाद पढ़ा था बेल्ट जॉइंट के लाभ एडवांटेज ऑफ बेल्ट जॉइंट, उसके बाद पढ़ा था बेल्ट जॉइंट की हानियाँ यानी डिसएडवांटेज ऑफ बेल्ट जॉइंट, और उसके बाद हमने देखा था बेल्ट जॉइंट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बेल्ट जॉइंट। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, बेल्ट जॉइंट मेनली दो टाइप के होते हैं, एक फ्लैट बेल्ट जॉइंट और एक बट बेल्ट जॉइंट। लास्ट क्लास में हमने फ्लैट बेल्ट जॉइंट और बट बेल्ट जॉइंट की डेफिनेशन कवर कर ली थी, यानी कि हमने जान लिया था कि फ्लैट बेल्ट जॉइंट क्या होता है और बट बेल्ट जॉइंट क्या होता है। आज की क्लास में दोस्तों हम फ्लैट बेल्ट जॉइंट की स्टडी करेंगे, यानी कि फ्लैट बेल्ट जॉइंट से रिलेटिव जितने भी टॉपिक्स होंगे आज की क्लास में हम सभी कवर कर लेंगे। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास फ्लैट बेल्ट जॉइंट की। देखिए, फ्लैट बेल्ट जॉइंट दोस्तों, फ्लैट बेल्ट जॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इस जॉइंट में किन्हीं भी दो प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर बेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। तो वहीं यहाँ मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, इस प्रकार के बेल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब सदस्यों को एक दूसरे से ओवरलैप करने के लिए जोड़ा जाता है। ओवरलैप का मतलब होता है दोस्तों, जब किसी एक प्लेट को किसी दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने दो प्लेट ली हैं और एक दूसरे के ऊपर रख के इसको बेल्डिंग द्वारा कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो इस जॉइंट को हम कह देंगे फ्लैट बेल्ट जॉइंट। तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड व्हेन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख करके ओवरलैप करा के हमने इसको जोड़ा है। तो पहला पॉइंट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले पॉइंट में सिर्फ यही याद रखना है आपको कि दो प्लेटों को एक दूसरे के ओवरलैप करके जोड़ते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, देखिए, एक फ्लैट बेल्ट दो सतहों को मिलाकर एक दूसरे को समकोण के रूप में जोड़ने वाले लगभग त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन का एक बेल्ट है। इसका मतलब क्या दोस्तों, जब हम फ्लैट बेल्ट जॉइंट में प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर एक समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ये यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, समकोण बन रहा है और यहाँ पर त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन बन रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक फ्लैट बेल्ट दो सतहों को मिलाकर यानी दो सरफेस को आपस में मिलाकर के एक दूसरे को समकोण के रूप में जोड़ने वाला एक त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन का बेल्ट है। तो इतना समझ आ रहा होगा आपको, यानी कि फ्लैट बेल्ट कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर होता है, वो भी कैसा ट्रायंगुलर, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसमें, यानी समकोण त्रिभुज बनता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी यही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर A flat belt is a belt of approximately triangular cross section। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, joining two surface approximately as right angles to each other, यानी कि राइट एंगल बनेगा इसमें, 90 डिग्री का कोण बनता है और क्रॉस सेक्शन इसका ट्रायंगुलर होता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इस डायग्राम में आप लेग लेंथ, टॉ, थ्रोट थिकनेस, रूट, फ्यूजन जोन, इन सभी पॉइंट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इनको मैं आपको अलग से नीचे समझाऊंगा। इनकी डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ भी मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पर आपको केवल दो ही पॉइंट याद रखने थे, कौन कौन से, एक तो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम इन दोनों सरफेस को मिलाएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है इसका, जोड़ में बेल्ट की सतह के अनुसार इसे उत्तल फ्लैट, अवतल फ्लैट या समतल फ्लैट कहते हैं। यानी कि हमने जहाँ पर इन दोनों प्लेट्स को जोड़ा था, इसका अगर हम यहाँ सरफेस देखें तो ये सरफेस तो कैसा था, फ्लैट था। अब ये फ्लैट के अलावा उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। तो इसका मतलब तीन टाइप के हो गए आपके फ्लैट बेल्ट जॉइंट। कौन कौन से, पहला तो हो गया उत्तल फ्लैट, दूसरा हो गया अवतल फ्लैट और तीसरा हो गया समतल फ्लैट। इन तीनों डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो सतह है यहाँ पर ये दे रखी है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल दे रखी है। अगर यहाँ पर देखें इसका सरफेस कैसा है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब अवतल है, और यहाँ पर ये फ्लैट है। तो इस तरह से इसके सरफेस के अनुसार फ्लैट बेल्ट जॉइंट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स फ्लैट, दूसरा होता है कॉनकेव फ्लैट और तीसरा होता है फ्लैट फ्लैट। ठीक है, यानी कि उत्तल फ्लैट, अवतल फ्लैट और समतल फ्लैट। अगला पॉइंट देखते हैं, ये समझ आ गया होगा, आसान था। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है
यह माना जाता है कि फ्लैट वेल्ड हमेशा शियर के रूप में प्रतिरोध प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जेईई एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी कि ये हम एज्यूम करते हैं कि जो फ्लैट वेल्ड होता है उसमें केवल शियर के लिए रेजिस्टेंस होता है। शियर के लिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब इस पर आप कोई भी शियर फोर्स लगाएंगे तो ये उसका विरोध करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। जब इसमें केवल शियर के लिए ही रेजिस्टेंस होता है, तो जब हम फ्लैट वेल्ड जॉइंट का डिजाइन करेंगे दोस्तों तो ओनली शियर में ही करेंगे। समझ आ रहा है? तो चौथा पॉइंट था, यह माना जाता है कि फ्लैट वेल्ड हमेशा शियर के रूप में प्रतिरोध प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है, फ्लैट वेल्ड जॉइंट में ओनली शियर फोर्स का रेजिस्टेंस होता है। इट इज एज्यूम दैट फ्लैट वेल्ड ऑलवेज ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ द शियर। अब अगला पॉइंट है इसका, फ्लैट वेल्ड में केवल शियर के लिए डिजाइन किया जाता है। तो लास्ट के ये दोनों पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों पॉइंट पूछे भी गए हैं जेईई के कंपटीशन एग्जाम में कि फ्लैट वेल्ड में किसके लिए रेजिस्टेंस होता है, तो ओनली शियर के लिए होता है, और हम इसमें केवल शियर के लिए ही डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों फ्लैट वेल्ड जॉइंट के ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्लैट वेल्ड से संबंधित महत्वपूर्ण पद यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फ्लैट वेल्ड। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टांग लंबाई। तो देखिए क्या होती है लेग लेंथ। तो यह संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर फ्यूजन जोन में ये जो ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, ये पहले तो आप ये समझ लो कि संलग्न क्षेत्र यानी फ्यूजन जोन क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दोस्तों बताया था कि हम जिन किन्हीं भी दो प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं तो पहले उन दोनों प्लेट्स के जुड़ने वाले सतह को फ्यूज करते हैं, और जितने पोर्शन को हम फ्यूज करेंगे दोस्तों उसको कहेंगे फ्यूजन जोन। तो ये पोर्शन पूरा हो गया फ्यूजन जोन, इसको कह दिया हमने फ्यूजन जोन। तो आपको फ्यूजन जोन समझ में आ गया होगा कि दोनों सतह के उस सरफेस को जिसको हम जोड़ते हैं आपस में उसको फ्यूज करेंगे, और उस क्षेत्र को कह देंगे हम संलग्न क्षेत्र या फिर फ्यूजन जोन। अब इसके बाद अब देखिए आप लेग लेंथ क्या है। तो इस फ्यूजन जोन में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये जो दो भुजाएं हैं समकोण बनाने वाली, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इन दोनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा की लंबाई ले लो, उसे कह देंगे लेग लेंथ। तो ये भी लेग लेंथ है और ये भी लेग लेंथ है। समझ आ रहा है? तो त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के बराबर की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, लेग लेंथ हो जाएगी। तो आई होप सो आपको लेग लेंथ समझ आ गया होगा कि इट इज इक्वल टू वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द फ्यूजन जोन। समझ आ गया? आगे इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है वेल्ड का माप यानी साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी होगा। तो देखिए किसे कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। तो अभी आपने देखा था कि फ्यूजन जोन में जो ट्रायंगल बन रहा था उसमें ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स थी, इनमें से किसी भी एक साइड की लेंथ को हम कहते थे लेग लेंथ। ठीक है, अब जो साइज ऑफ वेल्ड होता है दोस्तों ये भी लेग लेंथ के बराबर ही होता है। तो साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, एक सामान्य फ्लैट वेल्ड का माप उसकी न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है। किसके बराबर लेते हैं हम इसे, न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर, यानी मिनिमम लेग लेंथ के इक्वल लेते हैं साइज ऑफ वेल्ड को, और इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड विद एस। समझ आ रहा है इतना दोस्तों? साइज ऑफ वेल्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और दूसरा होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो देखिए क्या होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो यह मोटी प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। यानी कि जो हम मिनिमम साइज निकालेंगे बेल्ट का वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो निकालेंगे हम मोटी प्लेट के अनुसार। तो जब हम दो प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों तो इनमें एक प्लेट मोटी भी हो सकती है और एक प्लेट पतली भी हो सकती है। अगर दोनों प्लेट बराबर मोटाई की हुई तब तो आप कोई सी भी प्लेट के हिसाब से मिनिमम साइज निकाल सकते हैं बेल्ट का। लेकिन जब एक प्लेट मोटी हो और दूसरी प्लेट पतली हो तो उस केस में मिनिमम साइज ओनली मोटी प्लेट की मोटाई के अनुसार ही निकाला जाता है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, आपको ये टेबल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। हो सकता है डिप्लोमा में ना पूछे लेकिन कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए ये। तो देखिए एक तरफ मैंने लिखा है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट mm में लिखा है, और दूसरी तरफ लिखा है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ये भी mm में है। तो देखिए मोटी प्लेट की दोस्तों अगर मोटाई 0 से 10 mm तक हो तो उस केस में हम मिनिमम साइज लेते हैं 3 mm।
अगर मोटाई 11 से 20 हो तो हम मिनिमम साइज़ लेंगे 5 mm। अगर मोटी प्लेट की मोटाई 21 से 32 mm हो तो उस केस में लेते हैं साइज़ 16 mm। और अगर 32 mm से ज़्यादा हो मोटी प्लेट की मोटाई तो उस केस में मिनिमम साइज़ यूज करते हैं 8 mm। और यदि 50 से भी ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि मोटाई अगर 50 से भी ज़्यादा है तो उस केस में आप 10 mm यूज कर लेंगे। तो इतना समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, एक ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ थिकनेस इज़ नॉट गिवन, यानी कि जो मोटी प्लेट है उसकी थिकनेस नहीं दे रखी, मोटाई नहीं दे रखी, तो हम एस की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 3 mm। यानी कि जो हम मिनिमम साइज यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 3 mm यूज करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, अब आ गया दूसरा, बेल्ट की अधिकतम माप यानी मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो मिनिमम साइज तो दोस्तों मोटी प्लेट पर निर्भर कर रहा था, और जो मैक्सिमम साइज होता है वो डिपेंड करता है पतली प्लेट की मोटाई पर, यानी कि यह पतली प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। वो था थिकर, यहाँ है थिनर, थिनर मतलब पतली। तो पतली प्लेट की मोटाई पर कौन निर्भर करेगा, मैक्सिमम साइज, और मोटी प्लेट की मोटाई पर कौन करता है, मिनिमम साइज। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, जब हम मैक्सिमम साइज निकालते हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये डिजाइन में यूज होंगे, इनको आपको याद करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए जिन प्लेट्स को आप आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, अगर उनके किनारे वर्गाकार हैं, कैसे हैं, स्क्वायर एज हैं उनकी। स्क्वायर एज का मतलब एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, अगर दोनों के साइड कैसे हैं, ये वाले, ये वर्गाकार हैं, स्क्वायर हैं, तो इस केस में जो हम मैक्सिमम साइज निकालते हैं बेल्ट का, वो क्या लेते हैं, T-1.5। यहाँ पर T क्या है, पतली प्लेट की मोटाई। तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट बराबर हो जाएगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए है ये, जब स्क्वायर एज हैं, जब वर्गाकार किनारे हैं, उस केस में मैक्सिमम साइज लेते हैं T-1.5 mm। यदि गोलाकार किनारे हैं दोस्तों, यानी राउंडेड एज है, राउंडेड एज का मतलब ये कोई रॉड है, जैसे ही कोई रॉड है तो इसका ये जो किनारा था कैसा हो, अगर गोलाकार हो इस तरह से, और हमें इन दोनों पे बेल्ट करना है, तो उस केस में बेल्ट का जो मैक्सिमम साइज यूज करेंगे हम, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू टी, यानी एस बराबर 3/4 इंटू टी, यानी 3/4, और टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी पतली प्लेट की मोटाई। तो समझ आ गया, अगर वर्गाकार है किनारे तो उस केस में टी में से आपको 1.5 mm माइनस कर देना है, और अगर गोलाकार है किनारे तो आपको टी में 3/4 से गुणा कर देना है। इस तरह से हम मैक्सिमम साइज निकालते हैं बेल्ट का। तो समझ आ गया आपको मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है फ्लैट बेल्ट की प्रभावी लंबाई, यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट की प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी लेके आया हूँ, डायग्राम को आप ध्यान से देखें। तो इस डायग्राम में दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक अगर हम बात करें, कहाँ तक, जहाँ पर कि दोनों तरफ वेल्डिंग की गई है, एक यहाँ वेल्डिंग कर रखी है और एक इधर वेल्डिंग की गई है, तो प्लेट की जो लंबाई थी उस लंबाई में हमने यहाँ पर दोनों तरफ वेल्डिंग कर दिया, और वेल्डिंग के साथ अगर लंबाई ली तो इस लंबाई को कहते हैं वास्तविक लंबाई, टोटल को। अब इस वास्तविक लंबाई में से, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, वास्तविक लंबाई है, इस वास्तविक लंबाई में से दोनों साइड के बेल्ट का साइज अगर हम माइनस कर दें तो जो लेंथ बचती है उस लेंथ को कहते हैं हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट। समझ आ रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है फ्लैट बेल्ट की, इफेक्टिव लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ माइनस 2s, यानी कि जो वास्तविक लंबाई थी उसमें से हमने दोनों तरफ के बेल्ट का साइज माइनस कर दिया। ये वास्तविक लंबाई थी और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, दोनों तरफ का जो बेल्ट कर रखा था इसका साइज माइनस कर दिया। इस तरह से प्रभावी लंबाई निकल आई। समझ आ रहा है। इसके बाद इसके बारे में एक नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना। ये कंपटीशन के लिए जितने नोट पॉइंट लिखे दोस्तों मैंने, ये सब के सब एसएससी जेई के प्री एग्जाम के अपने आप में क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर डीएसएमएस पढ़ने के बाद दोबारा डीएसएमएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ आपको प्री की, मेंस की, डिप्लोमा की, बीटेक की सबकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो नोट पॉइंट है यहाँ पर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4s, यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है बेल्ट की, फ्लैट बेल्ट की, वो कभी भी 4s से कम नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है इतना। अब आगे देखिए इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों चौथा पॉइंट है, ये बाई मिस्टेक तीसरा लिख गया है, ये पॉइंट है चौथा। और चौथा पॉइंट है कंठ मोटाई यानी थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने जो आपको डायग्राम यहाँ ऊपर लिया था वही डायग्राम यहाँ दोबारा ले रखा है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा था फ्यूजन जोन में, इस ट्रायंगल का ये जो पॉइंट होता है नीचे वाला, जहाँ पर ये दोनों सरफेस आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को दोस्तों हम बोलते हैं रूट। इसको बोलते हैं रूट यानी कि जड़।
अब इस रूट से लेकर के, और देखिए ये पॉइंट तो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं यानी त्रिभुज का ये वाला शीर्ष जहाँ पर दोनों प्लेट आपस में मिलती हैं वो तो हो गया जड़ यानी रूट, और बाकी दोनों शीर्ष, एक ये वाला शीर्ष और एक ये वाला शीर्ष, इन दोनों को बोलते हैं टॉ। टॉ मीन्स होता है हिंदी में, टॉ को कहेंगे नोक, हिंदी में बोलते हैं इसको नोक, यानी टॉ मीन्स हिंदी क्या हो जाएगी, टॉ की नोक हो जाएगी। तो तीनों शीर्ष समझ में आ रहा है, इस वाले शीर्ष को बोलेंगे रूट और इन दोनों शीर्ष को बोलते हैं टॉ। अब ध्यान से सुनिए, यानी कि इस त्रिभुज में ये जो जड़ था, इस जड़ से लेकर के और टॉ को मिलाने वाली लाइन तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं दोस्तों हम थ्रॉट थिकनेस यानी कंठ मोटाई। तो कंठ मोटाई समझ आ रही है आपको? फ्यूजन जोन में बने हुए त्रिभुज के जड़ से लेकर के और टॉ को मिलाने वाली रेखा तक की लंबवत दूरी को हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस, कंठ मोटाई। तो यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? यह वेल्ड के टॉज को मिलाने वाली रेखा, इस टॉज को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? त्रिभुज का कण ही तो होगा, ये त्रिभुज है तो इसका ये कण हो गया, तो त्रिभुज का कण भी कह सकते हैं इसको हम। तो इससे बेल्ट के जड़ तक की लंबवत दूरी, यानी यहाँ से लेकर के इसके जड़ यहाँ रूट तक की जो लंबवत दूरी है, इसको कहते हैं कंठ मोटाई, थ्रॉट थिकनेस। तो इंग्लिश में भी यही लिखा है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द बेल्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस टू द रूट ऑफ द बेल्ट, यानी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से और बेल्ट के रूट तक की वर्टिकल डिस्टेंस को हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। समझ आ गया? अब देखिए थ्रॉट थिकनेस के बारे में आगे, यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज एज्यूम्ड टू बी इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड थ्रॉट। तो ये थ्रॉट की डेफिनेशन जो मैंने नीचे लिखी हुई है, ये जेईई के एग्जाम में पूछी गई है। यानी थ्रॉट का मेन काम क्या होता है? स्ट्रेस को ट्रांसफर करना, यानी बेल्ट के उस भाग को जो प्रतिबल को स्थानांतरित करने में प्रभावी माना जाता है, कंठ कहा जाता है उसे। तो थ्रॉट क्या होता है समझ गए आप? जो कि स्ट्रेस को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसे कहते हैं थ्रॉट। और थ्रॉट थिकनेस क्या होती है? रूट से लेकर के और टॉज को मिलाने वाली लाइन तक की वर्टिकल डिस्टेंस। इतना समझ आ गया? अब आगे देखिए, इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा है प्रभावी कंठ मोटाई यानी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो ये भी आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है एज ए फॉर्मूला। तो प्रभावी कंठ मोटाई को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू एस। के यहाँ पर दोस्तों एक कांस्टेंट होता है और इस के की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये डिपेंड करती है जो हमारा फ्यूजन सरफेस था उसके बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल पर। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ को लिखा हुआ है एक एक करके। सबसे पहले लिखा फॉर्मूला समझ गए आप? थ्रॉट थिकनेस का, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का टी इक्वल टू के इंटू एस हो गया। इसमें जो टी है इसको बोलते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस और के है इसको बोलते हैं कांस्टेंट और एस आप जानते ही हैं साइज ऑफ वेल्ड। समझ आ रहा है? छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ मैंने नीचे लिखा है पॉइंट, के जो होता है वो संगलित सतहों के बीच कोण पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया था के इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फ्यूजन सरफेसेस, यानी फ्यूजन सरफेस के बीच में जो कोण बनता है उस कोण पर निर्भर करता है के का मान। समझ आ रहा है इतना? अब देखिए के की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू, तो आपको के की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, आप इस टेबल को याद रखेंगे। मैंने लिखा है के की वैल्यू, तो एक तरफ लिखा है मैंने एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस और एक तरफ लिखा है के। तो देखिए अगर एंगल फ्यूजन सरफेस के बीच में एंगल 60 से 90 डिग्री बनता है तो हम के की वैल्यू 0.70 लेते हैं। अगर 91 से 100 बनेगा तो के की वैल्यू 0.65 लेंगे। 101 से 106 के लिए 0.60 लेते हैं और 107 से 113 के लिए 0.55 लेंगे और 114 से 120 के लिए 0.50 यूज करते हैं। अब देखिए आपको इसको याद कैसे रखना है, आप सिंपली याद रखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखना 60 से लेकर के 120 तक है। समझ आ रहा है? 60 से 120 तक। तो पहले 60 से 90 है, फिर 91 से 100 है। तो अब पहले इस साइड की याद कर लेना वैल्यू क्या क्या है, ठीक है? साइड 60 से 90, 91 से 100, 101 से 106, 107 से 113, 114 से 120। समझ आ रहा है? और के की वैल्यू आपकी 70 से लेकर के 5 कम करते जाना, 70, 65, 60, 55, 50। तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। ये आपको कंपटीशन के लिए याद करना है, डिप्लोमा के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। डिप्लोमा के एग्जाम में मैं आपको यहाँ पर नीचे नोट पॉइंट लिखा है, केवल आपको ये नोट पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नोट पॉइंट है सामान्यतः यह कोण 60 डिग्री से 90 डिग्री होता है, यानी कि जो एंगल बन रहा था फ्यूजन सरफेस के बीच में वो 60 से
90 डिग्री होता है और इसके लिए के का मान कितना होता है 0.70। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सभी में के का मान आपको 0.70 यूज करना है, 0.70 यूज करना है के का मान। इतना समझ आ रहा है। दूसरा नोट पॉइंट है दोस्तों, संगलित क्षेत्र के मध्य 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक कोण मान्य नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ भी देखो, यहाँ भी दिखा रखा है 60 से तो कम नहीं लिया और 120 से ज़्यादा नहीं है, तो 60 से 120 तक ही केवल मान्य है इसकी वैल्यू, इससे ज़्यादा और कम मान्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट लिखा है इफ़ ओनली साइज ऑफ वेल्ड इज गिवन, यानी कि केवल बेल्ट का साइज ही दे रखा हो तो उस केस में हम टी की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 0.70s। तो डिप्लोमा के पेपर में केवल आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें केवल टी की वैल्यू क्या यूज करनी है 0.70s यूज करनी है। तो थ्रोट थिकनेस का आपको केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है k इक्वल टू 0.70s, यानी कि 0.70 से गुणा कर देना है एस की वैल्यू में आपकी थ्रोट थिकनेस निकल के आ जाएगी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अब देखिए इसके बाद आगे, अब दोस्तों ये है अगला फार्मूला। यहाँ पर 2-3 फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो इन फार्मूलों को आपको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से याद करना है। मैं एक बार और ब्रीफिंग कर दूंगा सभी फार्मूले को 1 मिनट में कि कौन कौन से फार्मूले थे, पहले आप इसको समझ लें अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड, या फिर हम इसको थ्रोट एरिया भी कहते हैं। आप हिंदी में सिंपली याद रखना प्रभावी क्षेत्रफल। तो इस फ्लैट वेल्ड जॉइंट का प्रभावी क्षेत्रफल क्या होता है, तो प्रभावी क्षेत्रफल होता है इसका इफेक्टिव लेंथ में हम जो हमारी थ्रोट थिकनेस निकल के आई थी उसका गुणा कर देंगे। आपको पता है दोस्तों एरिया होता है, अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई की जगह हम क्या यूज करेंगे इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई, और चौड़ाई की जगह हम मोटाई यूज कर लेंगे यानी थ्रोट थिकनेस। तो एरिया आ जाएगा आपका L इंटू टी, यानी कि प्रभावी लंबाई में गुणा कर देंगे थ्रोट थिकनेस से। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद अगला है दूसरा फॉर्मूला देखें किसका, ये है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड, यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी कहते हैं इसको हम। तो ये ही इंपॉर्टेंट और इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे। एक ही फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझना है। यानी बेल्ट की कर्तन सामर्थ्य क्या होती है, ये सामर्थ्य लिख गया गलती से, या सामर्थ्य होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना हिंदी में। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होती है, तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा दोस्तों, यानी इस बेल्ट जॉइंट पर जो लोड आएगा, ये बेल्ट जॉइंट फेल होने से पहले जितना अधिकतम लोड सहन कर लेगा वही लोड क्या कहलाएगा, वही लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो फ्लैट बेल्ट जॉइंट होता है वो शियर को रेजिस्ट करता है, इसीलिए इसमें केवल और केवल शियर स्ट्रेंथ ही निकलती है। समझ आ रहा है इतना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इतना पढ़ा होगा। लेकिन हमें यहाँ फोर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, एरिया को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, परमिजिबल शियर स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया। और परमिजिबल शियर स्ट्रेस को हमने एफएस से डिनोट कर रखा है, क्या हो जाएगा ये एफएस, और इनटू में जो अभी आपने ऊपर एरिया निकाला था इफेक्टिव एरिया ए, ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब एफएस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला ऊपर लिखा था आपने L इंटू टी होता है, और टी का भी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, K इंटू एस होता है, और K की जगह आपको 0.70 यूज करना है। तो ओवरऑल जो P का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या रहेगा, एफ इंटू एल इंटू के इंटू एस। आप इजीली याद रखना सिर्फ इस फॉर्मूले को, टी इंटू एल इंटू एफ एस, यहीं से आपको पता चल जाएगा। टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के इंटू एस से। एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा और एफ एस की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, आप इजीली स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो समझ आ गया दोस्तों ये फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, ये डिप्लोमा के लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन ये कंपटीशन के लिए है, तो इसलिए मैंने यहाँ नोट में लिख दिया। जितने नोट पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों ये एसएससी जेईई के प्री एग्जाम के लिए सब के सब नोट पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चंस का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम पिच फॉर वेल्ड इन कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन में बेल्ट के लिए मैक्सिमम पिच। तो कंप्रेशन में बेल्ट के लिए मैक्सिमम पिच की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 12 टी या फिर 200 mm। और मैक्सिमम पिच फॉर वेल्ड इन टेंशन, और टेंशन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 16 टी और 200 mm। तो आपको याद रखना है, अगर कंप्रेशन में पूछा गया है मैक्सिमम पिच तो याद रखेंगे 12 टी या फिर 200 mm, और टेंशन के लिए 16 टी या फिर 200 mm। तो ये नोट पॉइंट भी आपका कवर हो गया। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी फ्लैट बेल्ट जॉइंट की, उसकी कंप्लीट थ्योरी और फॉर्मूले सभी कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे फ्लैट बेल्ट जॉइंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक ही क्लास में मैं फ्लैट बेल्ट जॉइंट के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो
इसीलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना है। और दोस्तों अब आपके हिंदी इंग्लिश वाले एक्सक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं कि कंटेंट इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है। अब मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए आपको अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।